एक बार स्टेडियम के इलाके से दूर निकल आने के बाद जयशंकर ने एम्बुलेंस की रफ्तार कम कर दी। हॉस्पिटल रोड के समीप उसने एम्बुलेंस को एक वीरान गली में मोड़ दिया। साथ ही उसने एम्बुलेंस की हेडलाइट बुझा दी। अंधेरे में एम्बुलेंस चलाता हुआ वह उसे वहां खड़ी एक स्टेशन वैगन के करीब ले आया। उसने एम्बुलेंस को एन स्टेशन वैगन के पहलू में खड़ा किया। वह स्टेशन वैगन खेल बनाता या बिगाड़ता, दोनों तरीकों से उसके काम आ सकती थी। खेल बिगाड़ने की सूरत में अपने साथियों से अलग होकर भाग निकलने में स्टेशन वैगन सहायक सिद्ध हो सकती थी और खेल बनाने की मौजूदा सूरत में उस स्टेशन वैगन के सदके वह एम्बुलेंस से पीछा छुड़ा सकता था। उसने एम्बुलेंस से उतरकर स्टेशन वैगन का पृष्ठभाग खोला। वहां लकड़ी की एक काफ़ी बड़ी खाली पेटी पड़ी थी। उसने पेटी का ढक्कन उतार कर एक और रख दिया और वापस एम्बुलेंस के करीब पहुंचा। उसने उसका पिछला दरवाज़ा खोलकर नोटों से भरा एक थैला बाहर निकाला। वह थैला लेकर वह स्टेशन वैगन के पास पहुंचा और उसने उसके सारे नोट पेटी में डाल दिए। उसी प्रकार बाकी के 2 थैलों के नोट भी उसने पेटी में डाल दिए। पेटी पूरी भर गई। उसने पेटी पर उसका ढक्कन ठोका और एम्बुलेंस का पृष्ठभाग बंद कर दिया। खाली थैले उसने एम्बुलेंस में डाले और उसका पिछला दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वह स्टेशन वैगन की ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। उसने स्टेशन वैगन को गली से बाहर निकाला और साउथ बीच रोड की तरफ दौड़ा दिया। सारे ऑपरेशन से वह बेहद संतुष्ट था। जो कुछ जैसा उसने सोचा था ऐन वैसा ही हुआ। ऑपरेशन के अंत में अगर श्रीपत को एकाएक वहां आगमन की वजह से घोटाला और खून खराबा ना भी होता तो भी उसका बाकी लोगों को पीछे छोड़कर माल समेत भाग खड़े होने का ही इरादा था। अब पीछे गोलियां चल जाने की वजह से तो वह और भी खुश था। एम्बुलेंस के रियर व्यू मिरर में से गार्ड की गोलियों की बौछार से धराशायी होते सदाशिवराव और अब्राहम को तो उसने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। उसे पूरी उम्मीद थी कि बाकी सब जने भी वहीं एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के कंपाउंड में मर खप गए होंगे या जो एकाध जिंदा बचा होगा पकड़ा गया होगा। बहरहाल वह खुश था कि अब वह 70 लाख रुपए की मोटी रकम का एक अकेला मालिक था। पीछे उसके साथी अपनी निश्चिंत मौत से बचकर भाग भी खड़े हुए होते तो भी जयशंकर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑपरेशन के बाद सब लोग सूर्य नारायण रोड वाले बंगले पर इकट्ठे होने वाले और उस बंगले के करीब भी फटकने का उसका कोई इरादा नहीं था और न ही उसका इरादा वीरप्पा को 30 लाख रुपए का हिस्सा देने का था। वीरप्पा की उसे जरूरत थी, इसलिए उसने उसे केवल सबाग दिखाया था। जबकि वीरप्पा के उस गुफा के पास फटकने की देरी थी कि जयशंकर ने उसे शूट कर देना था। एल्फिस्टन ब्रिज क्रॉस करके वह महाबलीपुरम की ओर जाने वाली सड़क पर मुड़ गया। एम्बेसडर कार पर वीरप्पा और विमल सूर्य नारायण रोड पहुंचे। बंगले पर मुकम्मल सन्नाटा था और वह अंधकार के गर्त में डूबा हुआ था। वे कार से निकलकर भीतर पहुंचे। वीरप्पा ने पोर्च की बत्ती जलाई। बंगले का मुख्य द्वार खुला था। वे सकपकाए। दोनों की निगाहें मिली। जयशंकर आया होगा, विमल धीरे से बोला। वीरप्पा ने उत्तर न दिया। केवल वही जानता था कि जयशंकर वहां आया नहीं हो सकता था। उसने झिझकते हुए दरवाज़ा खोला और भीतर कदम रखा। उसने दीवार टटोल कर बिजली का स्विच तलाश किया और उसे ऑन किया। भीतर उजाला फैल गया। उजाला फैलते ही लगभग एक साथ दोनों की निगाहें फर्श पर पड़े एक मानव शरीर पर पड़ी। दोनों हड़बड़ाकर एकदम पीछे हट गए। फिर वीरप्पा हिम्मत करके आगे बढ़ा और मानव शरीर के समीप पहुंचा। अरे! उसके मुंह से सिसकारी निकली। यह तो कुप्पू स्वामी है। अब्राहम के कंधे में गोली लगी थी। वह बड़ी मेहनत से वह उठकर खड़ा हुआ। सदाशिवराव उसके सामने मरा पड़ा था और उसके बाकी साथी वहां से भाग चुके थे। किसी ने पीछे यह देखने की तकलीफ नहीं की थी कि सदाशिवराव की तरह अब्राहम भी मर नहीं गया था। उसने एक व्याकुल निगाह चारों तरफ दौड़ाई। कंपाउंड में एक तरफ एक बाईसाइकिल खड़ी थी। वह उसके करीब पहुंचा। यह देखकर उसे तनिक राहत महसूस हुई कि बाईसाइकिल को ताला नहीं लगा हुआ था। उसने गेट की तरफ निगाह दौड़ाई। गेट का फाटक टूटा पड़ा था और एक गार्ड केबिन के भीतर मौजूद था और कहीं टेलीफोन करने की कोशिश कर रहा था। अब्राहम साइकिल पर सवार हुआ। उसका कंधा उसे बेहद तकलीफ दे रहा था और उसे यूं लग रहा था जैसे वह उसके जिस्म के साथ ना हो।
पीड़ा और कमजोरी के अधिक से उसकी आंखें धुंधलाई जा रही थी, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने अपनी बाकी ज़िंदगी के कई साल जेल में नहीं काटने थे तो उसका वहाँ से कैसे भी निकल भागना इम्तिहान जरूरी था। उसने साइकिल गेट तक दौड़ा दी। दांत भींचे, सिर नीचे किए पूरी शक्ति से वह साइकिल के पैडल मारने लगा। साइकिल एन गेट पर पहुंच गई तो भीतर टेलीफोन में उलझे दामोदरन की उसकी तरफ तवज्जो गई। वह जोर से चिल्लाया और बाहर को भागा, लेकिन तब तक अब्राहम गेट पार कर चुका था और साइकिल इतनी रफ्तार पकड़ चुकी थी कि उसके पीछे भागकर उसे पकड़ पाना कम से कम दामोदरन को अपने बस की बात न लगी। थोड़ी ही दूर जाने पर अब्राहम को एक खाली टैक्सी मिल गई। साइकिल को छोड़कर वह टैक्सी की पिछली सीट पर ढेर हो गया। सूर्यनारायण रोड चलो, वह हाँफता हुआ टैक्सी ड्राइवर से बोला। अब्राहम पुलिस की गिरफ्त में आने से बाल बाल बचा। उसके स्टेडियम से कुछ करने के 2 या 3 मिनट बाद ही पुलिस का एक बहुत बड़ा लाओ लश्कर घटनास्थल पर पहुंच गया। उसके 10 मिनट बाद स्टेडियम का सिक्योरिटी चीफ और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी वहां पहुंच गए और 10 मिनट बाद स्टेडियम के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक वाले दरवाजे पर प्रेस रिपोर्टर इकट्ठे होने लगे और आधे घंटे में उस बेमिसाल डकैती का समाचार जंगल की आग की तरह सारे मद्रास शहर में फैल गया। पुलिस सुपरिंटेंडेंट वी राजगोपाल के नेतृत्व में तफ्तीश आरंभ हुई। स्टेडियम का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर श्रीपत और सदाशिवराव पहले ही परलोक सिधार चुके थे। कार्बाइन धारी गार्ड, जिसे कि कई गोलियों लगी थी, फौरन अस्पताल रवाना किया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। दूसरा गार्ड दामोदरन मामूली तौर पर घायल हुआ था, लेकिन बयान देने की स्थिति में था। वही वहाँ कंपाउंड में हुए खून खराबे का इकलौता चश्मदीद गवाह था। ऊपर ऑफिस में वासन समेत सबको बंधन मुक्त किया गया। बलैया का सिर बुरी तरह से फटा था, जिसकी वजह से उसे भी हॉस्पिटल केस करार दिया गया और तत्काल अस्पताल भेजा गया। बाहर गलियारे में तैनात गार्ड सुब्रमण्यम की तलाश आरंभ हुई तो वह भी एक टॉयलेट में से बरामद हो गया। गार्ड दामोदरन ने बताया कि जो झब्बेदार बालों वाला क्रिश्चियन युवक बाइसाइकिल पर वहां से भागा था, शर्तिया घायल था, क्योंकि उसने उसकी आर्डरली की यूनिफॉर्म वाला सफ़ेद कोट खून से एकदम लाल हुआ देखा था। उसके बयान की पुष्टि यह बात भी करती थी कि वह श्रीपत की फिएट कार लेकर वहां से भागने वाले अपने 2 साथियों के साथ नहीं भागा था। उसके साथी जरूर उसे मर गया समझकर वहां से भाग खड़े हुए थे, लेकिन हकीकतन वह सिर्फ घायल हुआ था और बाद में अकेला वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया था। आधी रात को रेडियो पर एक स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन प्रसारित किया गया, जिसमें डाके की न्यूज़ थी और जनता से अपील की गई थी कि अगर कोई कार्बाइन की गोली से घायल आदमी किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए लाया जाए तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए। एम्बुलेंस का नंबर पुलिस पेट्रोल में सर्कुलेट कर दिया गया। सारे मद्रास शहर में उस एम्बुलेंस के लिए पुलिस अलर्ट जारी कर गई। फिर गवाहों के बयानात से डाकुओं का कद काठ, हुलिया वगैरह स्थापित किया जाने लगा। मालूम हुआ कि एक दुबला पतला गोरा चिट्टा खूबसूरत युवक था जो कि निगाह का चश्मा लगाया था। वह चश्मा वह पहले अपनी नकाब के नीचे भी लगाया था। एक गट्ठे हुए शरीर वाला ठिगने कद का काला भुजंग मद्रासी था। एक झब्बेदार बालों वाला क्रिश्चियन युवक था। फिर वासन के ऑफिस में से फिंगरप्रिंट उठाने का, उन्हें क्लासिफाई करने का और उनका नॉन क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट से मिलान किए जाने का इंतहाई पेचीदा काम आरंभ हुआ। अभी जिंदा है। विमल ने फर्श पर पड़े व्यक्ति का मुआयना किया तो बोला, पानी लाओ। पानी का एक जग वहीं मौजूद था। वीरप्पा ने जग उठा लिया और विमल के कहने पर मरणसन व्यक्ति के मुंह पर छिटने लगा। यह कुप्पूस्वामी है? विमल बोला। हाँ, वीरप्पा बोला। तुम्हारा ओरिजिनल साथी जो ऐन मौके पर पीठ दिखा गया था और उसकी जगह तुम लोगों ने मुझे भर्ती किया था? हाँ, यह यहाँ कैसे पहुँच गया? पता नहीं, मैं खुद हैरान हूँ। इसकी ऐसी गत किसने बनाई? पता नहीं। इसे तो बुरी तरह से टॉर्चर किया गया मालूम होता है। बहुत पीटा गया है इसे, सिगरेटों से भी जलाया गया है। तभी कुप्पूस्वामी के मुंह से एक कराह निकली। यह होश में आ रहा है, वीरप्पा बोला। यही कुछ बताएगा। फिर वह कुप्पूस्वामी से संबोधित हुआ। कुप्पूस्वामी, कुप्पूस्वामी, क्या हुआ? कुप्पूस्वामी, तू यहाँ कैसे पहुँचा? तेरी यह हालत किसने की?
कुप्पुस्वामी की आंखें फड़फड़ाई। उसने मुंह खोला और कुछ कहने का उपक्रम किया। वीरप्पा ने उसकी गर्दन को सहारा देकर उसे तनिक ऊंचा उठाया और उसे पानी पिलाने लगा। क्या हुआ कुप्पुस्वामी? वीरप्पा, कुप्पुस्वामी के मुंह से निकला। हाँ बोलो, यह कौन है? यह भी अपना साथी है, इसका नाम विमल है। बाकी यहाँ नहीं है। काम बना? हाँ बना। माल हाथ लगा है, सुरक्षित है, जयशंकर के पास है। तुम अपनी बताओ, तुम्हारा यह हाल किसने किया? मेरे अपने भतीजे ने। क्या? मत्थू ने, मेरे भतीजे ने। उसी की वजह से मैं तुम लोगों में शामिल नहीं हो रहा था। वह चाहता था कि बाद में मैं तुम लोगों को धोखा दूं और ऐसा इंतजाम करूं कि सारा माल मुत्थू ले उड़े। यानी कि तुमने डरकर हमारा साथ देने से इनकार नहीं किया था? डर कर ही किया था, लेकिन खतरे से डर कर नहीं, अपने भतीजे के डर के कारण किया था। मुत्थू और उसके उस खतरनाक दोस्त गणेशन से डरकर। वो दोनों बहुत खतरनाक छोकरे हैं। मैं तुम लोगों की उनकी ताकत बताने और चेतावनी देने आया था। उन्होंने मुझे दबोच लिया और जबरन ऑपरेशन की बाबत मुझसे सब कुछ कबलवा लिया। तुमने उन्हें सब बता दिया? हाँ, उन्होंने मुझे बहुत मारा, मेरे अपने भतीजे ने। यानी कि अब उन्हें पता है कि लूट का माल लेकर हम यहाँ जमा होने वाले हैं? हाँ। तो फिर वो यहाँ क्यों नहीं है? लूट का माल हमसे छीनने के लिए यहाँ क्यों नहीं आए वो? क्योंकि वो दो हैं और तुम 5। वीरप्पा खामोश रहा। उसने विमल की तरफ देखा। पीछे खून खराबा ना होता, विमल बोला, और जयशंकर माल के साथ भाग ना गया होता तो हम 5 जने यहाँ पहुँचे होते। वो आसपास ही कहीं होंगे, वीरप्पा बोला, और फिलहाल इसलिए सामने नहीं आए होंगे क्योंकि उन्होंने हमें खाली हाथ बंगले में दाखिल होते देखा होगा। विमल ने सहमति में सिर हिलाया। मैं मर रहा हूँ, कुप्पुस्वामी क्षीण स्वर में बोला, लेकिन हो सके तो मेरे भतीजे से और उसके हरामी यार से मेरी मौत का बदला लेना। तुम्हें कुछ नहीं होगा कुप्पुस्वामी, वीरप्पा बोला। हम अभी तुम्हारे लिए डॉक्टरी मदद का इंतजाम करते हैं। कुप्पुस्वामी कुछ न बोला। उसने आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें बड़े अजीबोगरीब तरीके से चल रही थी। कभी लगता था जैसे बंद हो गई हो और एकाएक उसकी छाती जोर से उछल पड़ती थी और सांस दौकानी की तरह चलने लगती थी। वीरप्पा ने उसका सिर धीरे से फर्श पर टिका दिया और उठ खड़ा हुआ। वह और विमल बाहर पोर्च पे पहुंचे। इसका क्या करें? वीरप्पा बोला। मैं क्या बताऊं? विमल बोला। हम इसके लिए डॉक्टर बुलाने का हौसला नहीं कर सकते, वीरप्पा बोला। हमने ऐसा किया तो इसके साथ साथ हम भी फंस जाएंगे। इसको यूं आंखों के सामने मरता भी तो नहीं देखा जाता। यह तो बड़ी अमानवीय बात होगी। यह मर गया तो और भी मुसीबत पैदा हो जाएगा। फिर इसकी लाश हमारे गले पड़ जाएगी। वो तो तुम्हारे भले के लिए ही यहाँ आया था, तुम्हें अपने भतीजे के नापाक इरादों की चेतावनी देने। वो हरामजादा यहीं कहीं होंगे और बंगले पर निगाह रखे होंगे, तो हमें उसको तलाश करना चाहिए। अगर वह और उसका साथी यहीं कहीं है तो वो बड़े इत्मीनान से हम दोनों को शूट कर देंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो हमारे यहाँ कदम रखते ही कर दिया होता। रात के सन्नाटे में वो यहाँ गोलियाँ चलाना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन बंगले का एक चक्कर लगाते हैं। उन्होंने बंगले का ही नहीं, सारे सूर्य नारायण रोड का एक चक्कर लगाया। कहीं कोई नहीं था। कुप्पुस्वामी के भतीजे और उसके साथी को पता नहीं छुपने में महारत हासिल थी या वे वहाँ थे ही नहीं। 10 मिनट बाद वे बंगले में वापस लौटे। कुप्पुस्वामी मरा पड़ा था। स्टेशन वैगन चलाता हुआ जयशंकर उस स्थान पर पहुंचा जहां पिछली रात को उसने एम्बेसडर छुपाई थी। उसने स्टेशन वैगन को एक स्थान पर खड़ा किया और
उसमें से बाहर निकला। उसने स्टेशन वैगन का पिछला ढक्कन खोला। नोटों की पेटी पर निगाह पड़ते ही उसके नेत्र चमक उठे। उसने यूं उस पेटी पर हाथ फेरा जैसे कोई माँ अपने नवजात शिशु के शरीर पर हाथ फेरती है। उसने पेटी को अपनी ओर खींचा। पेटी अपने स्थान से हिला भी नहीं। जयशंकर आशंकित हो उठा। उसने यह नहीं सोचा था कि पेटी इतनी भारी होगी। उसने एक दो गहरी सांस ली और फिर पेटी को मजबूती से दाएं बाएं में थाम लिया। उसने एक झटके में पेटी को अपनी ओर खींचा। पेटी अपने स्थान से थोड़ा सा सरकी, लेकिन तभी एकाएक उसके सीने में जोर का दर्द उठा। जयशंकर ने घबराकर अपने दोनों हाथ पेटी पर से खींच लिए। उसने अपना दिल थाम लिया और वहीं बैठ गया। आतंक से उसके नेत्र फट पड़े। अपने दिल के उस दर्द को वह अच्छी तरह से पहचानता था। उसे दिल का दौरा पड़ रहा था। कितनी ही देर वह यूं ही दिल पकड़े बैठा रहा। लगभग 1 घंटा गुजर जाने के बाद उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। वह धीरे से उठा। कांपते हाथों से उसने जेब से स्टेशन वैगन की चाबियां निकाली। उसने स्टेशन वैगन के सारे दरवाजे बंद कर दिए और चाबियां जेब में रख ली। फिर वह लड़खड़ाता हुआ उस पगडंडी की ओर बढ़ा जिधर गुफा थी। आखिरी क्षण पर उसके ऑपरेशन में गड़बड़ हो गई थी। नोटों से भरी पेटी को स्टेशन वैगन में ही छोड़ने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। दिल के दौरे की वजह से उसे फौरन पूरे आराम की ज़रूरत थी। वह पेटी को स्टेशन वैगन में से गुफा में ले जाने योग्य नहीं रहा था। 2 या 3 किस्तों में भी नहीं। गुफा के मुंह से झाड़ियाँ हटाकर वह भीतर प्रविष्ट हो गया। उसने अपनी जेब से कंपोस की 2 गोलियां निकाल कर खाई। फिर धीरे धीरे बड़ी मेहनत से उसने अपना बिस्तर बंद खोला। उसने अपने ऊपर एक चादर ओढ़ ली और बिस्तर पर लेट गया। उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। इस समय उसे बाहर स्टेशन वैगन पर पड़ी दौलत से ज़्यादा अपनी जान प्यारी थी। अब इसकी लाश का क्या करें? वीरप्पा बोला। वही जो बाहर खड़ी फिएट का अरे, विमल बोला। मतलब वह फिएट भी तो हमें फंसवा सकती है। उसका क्या बाहर यूं बंगले के कंपाउंड में खड़े रहना मुनासिब होगा? क्या भूल गए हो कि फिएट का मालिक कौन है? स्टेडियम का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर? वीरप्पा के मुंह से निकला। हाँ, इस वक्त मुनासिब कदम यही होगा कि हम इस लाश को फिएट में डालें और फिएट को यहाँ से लेकर किसी दूर दराज सड़क पर छोड़ आएं। ठीक है, यही करते हैं। वीरप्पा ने बाहर आकर कार की डिक्की खोली। फिर उन्होंने कुप्पूस्वामी की लाश उठाई और उसे किसी प्रकार डिक्की में ठूस दिया। दोनों कार में सवार हुए। सुनसान रातों पर कार चलाते हुए वे सूर्य नारायण रोड से काफ़ी दूर ले गए। फिर एक अंधेरी गली में कार छोड़कर वे वापस लौटे। रास्ते में उन्हें एक टैक्सी मिल गई। वे उस पर सवार हो गए। सूर्य नारायण रोड पर वे बंगले से काफ़ी दूर ही उतर गए। वीरप्पा ने टैक्सी वाले को किराया देकर विदा कर दिया। टैक्सी के दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद वे पैदल बंगले की ओर बढ़े। तुम्हारे उस्ताद ने हमारा अच्छा मुर्गा बनाया, एकाएक विमल बोला। क्या कह रहे हो? वीरप्पा बोला। मैं जयशंकर की बात कर रहा हूँ, जो ऐन मौके पर एम्बुलेंस लेकर वहाँ से भाग खड़ा हो गया और हमें मुसीबत में छोड़ गया। उसने बहुत अक्लमंदी का काम किया था। माल के साथ उसका वहाँ से भाग जाना ही ठीक था, लेकिन पीछे हम लोगों के साथ उसके भी रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था। अब कम से कम माल हमारे कब्जे में है और देख लो, हम सुरक्षित बंगले पर भी पहुंच गए हैं। लेकिन अब्राहम, सदाशिवराव, अगर तुम्हारा उस्ताद यूं एकाएक एम्बुलेंस लेकर भाग न खड़ा हुआ होता तो वो दोनों गार्ड की गोलियों का शिकार होने से बच जाते। मुझे तो उनकी मौत का अफसोस है। जिसकी मौत जैसे आनी होती है वैसे ही आती है। इसमें हम तुम कुछ नहीं कर सकते। मरने वाले तो मर ही गए, वीरप्पा बोला। अगर भावुकता निकाल कर सोचो तो हमें उनकी मौत का फ़ायदा ही है। कौन सा फ़ायदा? विमल सक पकाया। अब उन दोनों का हिस्सा भी हमारे में बटेगा। अब तुम्हारा हिस्सा 12.5 लाख रुपए से कहीं ज़्यादा का होगा। जयशंकर का हिस्सा अब भी बड़ा रहे तो कम से कम 20 लाख का तो होगा ही। दाता, विमल के मुंह से निकला। मैं फिर प्रत्यक्षता व नफरत भरे स्वर में बोला, तुम्हारे जैसा कफन खोसट नहीं हूँ। वीरप्पा बहुत विद्रूपपूर्ण स्वर में हंसा। दोनों बंगले के समीप पहुँचे। वे भीतर दाखिल हुए। बंगले के मुख्य द्वार पर एकाएक वह ठिठक गया। उसके कान खड़े हो गए। क्या हुआ?
विमल धीरे से बोला, भीतर कोई है। वीरप्पा फुसफुसाया, कौन? शायद पुलिस। स्टूपिड, पुलिस क्या पैदल आती है और यूं भीतर छुप कर बैठती है? किसी की ताक में रहना हो तो छुप कर बैठना ही मुनासिब होता है और वाहन छुपाया जा सकता है। पुलिस को यहाँ की क्या खबर? शायद लग गई हो तो क्या करें? वीरप्पा ने उत्तर न दिया। दरवाजे को तो ताला लगा है, एकाएक विमल बोला। एन वैसे ही जैसे हम लगा कर गए थे। पुलिस ने ताला कैसे खोला होगा? वीरप्पा सोचने लगा। बंगले की एक एक चाबी विमल के अलावा कुप्पूस्वामी समेत सब के पास थी। कुप्पूस्वामी मर चुका था, सदाशिवराव और अब्राहम भी गार्ड की गोलियों के शिकार हो चुके थे, तो फिर चाबी लगाकर दरवाज़ा खोलने वाला कौन हो सकता था? जयशंकर? क्या वह माल के साथ वहाँ लौट आया था? क्या उसने अपनी मूल योजना बदल दी थी? वीरप्पा ने दरवाज़ा खोला और उसे भीतर को धक्का दिया। भीतर कौन है? वीरप्पा उच्च स्वर में बोला। मैं। उसके कानों में अब्राहम का क्षीण स्वर पड़ा। मैं हूँ अब्राहम। सबसे पहले वीरप्पा की ही निगाह अब्राहम पर पड़ी। उसके मुंह से सिसकारी निकल गई। अब्राहम ड्राइंग रूम के फर्श पर बिछे कालीन पर पड़ा था। कालीन पर उसके शरीर से बहे खून का ढेर लगा हुआ था और उसका चेहरा राख की तरह सफ़ेद हो चुका था। वीरप्पा, अब्राहम फुसफुसाकर बोला, भगवान के लिए मुझे बचा लो। वीरप्पा तत्काल अब्राहम पर झुक गया। उसने फाड़कर अब्राहम के कमर से ऊपर के कपड़े उतार दिए। उसके कहने पर विमल एक प्लास्टिक की बाल्टी में पानी ले आया। वीरप्पा ने एक गद्दी फाड़कर उसकी रुई निकाली और उसे पानी से भिगो कर जख्म धो डाले। फिर उसने बेडरूम की एक चादर मंगवाई और उसे फाड़कर अब्राहम के जख्म को मजबूती से बांध दिया। खून बहना बंद हो गया। फिर विमल और वीरप्पा ने अब्राहम को उठाकर उसे ले जाकर बेडरूम के पलंग में डाल दिया। अब्राहम ने नेत्र बंद कर लिए। विमल और वीरप्पा वापस ड्राइंग रूम में आए। उन्होंने बड़ी मेहनत से कालीन से और कमरे के अन्य स्थानों से कुप्पूस्वामी और अब्राहम के दोनों के खून के धब्बे मिटाए। तभी बेडरूम से अब्राहम के जोर जोर से कराने की आवाज़ आने लगी। दोनों बेडरूम में पहुंचे। वीरप्पा, अब्राहम तड़प तड़प कर बोला, मैं मर रहा हूँ। तुझे कुछ नहीं होगा अब्राहम, वीरप्पा सांत्वनापूर्ण स्वर में बोला। मेरा जिस्म जल रहा है, घाव लगे तो बुखार हो ही जाता है। वीरप्पा सांत्वनापूर्ण स्वर में बोला, मुझे भयंकर दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा। गोली अभी भी मेरे कंधे में है। नहीं, मैंने देखा। विमल जानता था वीरप्पा झूठ बोल रहा था। मुझे अस्पताल पहुंचा दो, वहाँ अस्पताल वाले तुझे फौरन गिरफ्तार करवा देंगे। तू जेल जाना चाहता है? नहीं। तो हौसला रख। अब्राहम मुंह से कुछ न बोला, लेकिन उसके चेहरे पर हौसले के भाव न आए। सदाशिवराव का क्या हुआ? वीरप्पा ने पूछा। मर गया, अब्राहम क्षीण स्वर में बोला। तूने खुद देखा? हाँ। ओह, वीरप्पा एक क्षण खामोश रहा और फिर बोला, मैं तेरे लिए कोई दवाई लाता हूँ। तुरंत वह बाहर की ओर बढ़ा। विमल उसके पीछे हो लिया। अभी रास्ते में मैंने एक केमिस्ट शॉप देखी थी, वीरप्पा बोला। मैंने उस पर ओपन ऑल टाइम लिखा पढ़ा था। मैं वहाँ इसके लिए कोई पेन किलर और सेडेटिव लाता हूँ। विमल ने सहमति में सिर हिलाया। वीरप्पा वहाँ से विदा हो गया। विमल एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपने दाएं हाथ से अपना चश्मा उतारा, उसी हाथ की पीठ को अपनी आंखों पर रगड़ा और चश्मा दोबारा अपनी नाक पर चढ़ा लिया। वह सोचने लगा। स्थिति बहुत विकट थी। उसकी जेब में एक नया पैसा नहीं था और उसे विश्वास था कि अब तक सारे मद्रास शहर में स्टेडियम में डाका डालने वालों की तलाश आरंभ हो गई होगी। इसलिए उस बंगले से बाहर तो उसका कदम रखना भी खतरनाक सिद्ध हो सकता था। अब्राहम की हालत बहुत ख़राब थी। गोली अभी भी उसके जिस्म में थी और उसे डॉक्टरी मदद की फ़ौरन ज़रूरत थी, लेकिन उसे डॉक्टर के पास ले जाना या बंगले में डॉक्टर बुलाना मौत को बुलावा देने जैसा था। जयशंकर नोटों की पेटी लेकर कहीं गायब हो गया था। स्कीम के अनुसार उसे वापस बंगले में आना था, लेकिन अभी तक वह वहाँ नहीं आया था और न जाने क्यों विमल का मन पुकार कर कह रहा था कि वह वापस आने वाला भी नहीं था। और जयशंकर के साथ ही उसका सच्चे मोतियों का नेकलेस या उस नेकलेस से हासिल होने वाली रकम भी गायब हो गई थी। अब उसे इस बात में अपना कल्याण दिखाई दे रहा था कि वह अधिक से अधिक समय उस बंगले में रहे और वीरप्पा को
अपनी दृष्टि से ओझल ना होने दे। फिर एकाएक उसके मन में एक ख्याल आया। वह अपने स्थान से उठा और किचन में पहुंचा। किचन में रसद के नाम पर कुछ नहीं था। विमल ने सारा बंगला छान मारा। उसे कहीं ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जो उसकी बंगले में रिहाइश के दौरान उनका पेट भर सकता था। विमल वापस ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया। वह और अधिक चिंतित हो उठा। वह वीरप्पा की प्रतीक्षा करने लगा। ज्यों-ज्यों वीरप्पा के आने में देर होती जा रही थी, विमल चिंतित होता जा रहा था। वीरप्पा जयशंकर का विश्वास पात्र साथी था। कहीं वह भी तो खिसक नहीं गया था। लेकिन तभी वीरप्पा वापस बंगले में आया तो उसकी जान में जान आई। विमल ने उसे बताया कि बंगले में खाने के नाम पर एक दाना भी नहीं था। यह कैसे हो सकता है? वीरप्पा हैरानी से बोला, कल तक यहाँ हर चीज़ मौजूद थी। मुझे लगता है जयशंकर ने जानबूझकर सब कुछ साफ कर दिया है ताकि जब हम भूख से तंग आकर यहाँ से बाहर निकले तो सीधे जाकर पुलिस के चंगुल में फंस जाए। वीरप्पा एकाएक बेहद चिंतित हो उठा। उसके मन में जयशंकर के प्रति संदेह का बीजारोपण होने लगा। जयशंकर ने उसे खुद कहा था कि उसने कुछ दिन सूर्यनारायण रोड वाले बंगले में बाकी लोगों के साथ रहना था और फिर बाद में चुपचाप वहाँ से खिसक जाना था। अगर जयशंकर चाहता था कि वह कुछ दिन बाकी लोगों के साथ बंगले में रहे तो उसने बंगले में रखी सारी रसद क्यों साफ कर दी? क्या अब भी तुम्हें विश्वास है कि जयशंकर नोटों से भरे थैले लेकर यहाँ वापस आएगा? विमल बोला। वीरप्पा ने उत्तर न दिया। वह मन ही मन निश्चय कर रहा था कि अगर जयशंकर ने उसे भी धोखा देने की कोशिश की तो वह उसे जान से मार डालेगा। आखिर केवल उसे मालूम था कि उस समय जयशंकर कहाँ छुपा हुआ था। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, विमल बोला। छोड़ो, वीरप्पा बोला। अब इस बात का इतना महत्व नहीं है जितना कि इस बात का कि पेट कैसे भरेगा। और दोस्त, इस बात की खैर मनाओ कि हम दोनों कम से कम जीते जागते वन पीस खड़े हैं। सदाशिवराव की तरह मर नहीं गए और अब्राहम की तरह मौत के दरवाजे पर नहीं खड़े हैं। पेट भरने के बारे में क्या सोचना है तुमने? विमल व्यग्र स्वर में बोला। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। क्या राजा राव हमारी मदद नहीं कर सकता? विमल धीरे से बोला। राजा राव? वह क्या मदद कर सकता है हमारी? देखो, अब हमारा यहाँ से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ से निकलकर रसद जुटाने के चक्कर में हम पकड़े जा सकते हैं। अगर राजा राव मान जाए तो वह हमारे लिए खाने पीने का सामान लेकर यहाँ आ सकता है। उसे मालूम हो जाएगा कि स्टेडियम का कैश हमने लूटा है। हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? आखिर वह तुम्हारा यार है और फिर उसकी मदद के बदले हम ढेर सारे धन का लालच दे सकते हैं। वीरप्पा ने अपनी घड़ी देखी और फिर बोला, मैं कोशिश करता हूँ। बंगले में टेलीफोन मौजूद था। राजा राव माउंट रोड के टेलीग्राफ ऑफिस में काम करता था और उन दिनों उसकी नाइट ड्यूटी थी। वीरप्पा ने डायरेक्टरी में माउंट रोड के टेलीग्राफ ऑफिस का नंबर देखा और फिर वह नंबर डायल कर दिया। फ़ोन पर उसे बताया गया कि राजा राव की उसी रोज़ से ड्यूटी बदल दी गई थी और यह कि अब वह दिन में आता था। वीरप्पा ने टेलीफोन को क्रेडल पर पटक दिया। वह रात उन्होंने भूखे ही काटी।